नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं डीडी न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से, राष्ट्रमंच की तरफ से। और अब राष्ट्रमंच की शुरुआत करते हैं। तो सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं यह विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, और आज बड़ी बहस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वही विषय है, लाल किले से प्रधानमंत्री का जो संबोधन है। इस बार लाल किले से यह संबोधन किन किन मायनों में विशेष है। पूरा वंदे मातरम पहली बार, बल्कि वंदे मातरम लाल किले के प्राचीर से पहली बार गाया गया है, पूरा का पूरा वंदे मातरम। इस पर भी कुछ लोगों को विरोध है, लेकिन हम पूरे राष्ट्रमंच में बात करेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से संबोधन में क्या विशेष बातें रही, और इन विशेष बातों में जेनजी के लिए, देश के जो असली जेनजी हैं, युवा, उनके लिए प्रधानमंत्री का क्या विशेष संदेश रहा। और इस बार प्रधानमंत्री ने एक विशेष बात का भी जिक्र किया, दिमागी नक्सली, यानी कि नक्सलवाद का तो खात्मा हो गया है। नक्सलवाद खत्म हो चुका है 31 मार्च 2026 को, लेकिन दिमागी नक्सली, जिसे अर्बन नक्सल भी कहते हैं, वो तो जगह जगह पर है, थोड़ी संख्या में। वो बीच बीच में कुछ कुछ करते रहते हैं, तो उनसे निपटने का भी ऐलान अब होगा। पूरा वंदे मातरम गाए जाने को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से विवाद आया है। कांग्रेस मुख्यालय में यह आरोप है कि पूरा वंदे मातरम गाने से रोक दिया गया बड़े नेताओं के द्वारा। तो ये कौन सी सोच है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम संवैधानिक है ना, उसको लेकर अभी मोदी सरकार ने एक नया कानून भी बनाया कि पूरे वंदे मातरम को, पूरे राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य है। तो इन सब मुद्दों पर आज राष्ट्रमंच पर करेंगे बात, और इस बड़ी बहस को समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए भी। लेकिन पहले इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री की बड़ी बातें, और फिर उस पर जो कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सुनवाएंगे प्रधानमंत्री की बात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को रिफॉर्म की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, कार्य की रफ्तार तेज करनी होगी और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। सभी सरकारें मिलकर काम करें, तभी विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनना होगा। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति, देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ। सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग,
इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। साथियों, सप्तधारा की इन 7 शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। तो प्रधानमंत्री की सप्तधारा की घोषणा आपने सुन ली और देश के युवाओं में नवाचार बढ़ाने और उन्हें कुशल बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और अवसरों के बारे में भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नए अवसर देना, विकसित भारत की यात्रा में उनकी प्रतिभा का प्रयोग करना इसका लक्ष्य है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। पीएम ने इस अवसर पर विशेष रूप से यह भी कहा कि देश का एक बड़ा हिस्सा माओवाद और नक्सली हिंसा का शिकार था। सत्ता में भी माओवाद समर्थक शामिल थे, लेकिन बीते 12 सालों के प्रयासों के बदौलत नक्सल हिंसा से देश ने मुक्ति पा ली। बावजूद इसके लोगों को दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने की जरूरत है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि अब दिमागी नक्सलियों की बारी है। तो प्रधानमंत्री ने जब ये सारी बातें कहीं लाल किले के प्राचीर से, तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हुई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये सब जुमले थे, इनके जो अब खत्म हो गया है, अब आपसे लोग प्रभावित नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, दिमागी उग्रवादी जिसे आप अर्बन नक्सल के रूप में जानते हैं, यह आज ऐसे गाइड हो रहे हैं जो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। दिमागी नक्सल पर देशवासियों को ध्यान रखना होगा। ये अभी जुमले चलने वाले नहीं, सिर्फ जुमले थे ये इनके, वो जुमले समाप्त हो गए। इनको एहसास नहीं है कि देश में अब ग्राफ नीचे आ गया है, आपकी बातों विश्वास नहीं करते हैं। 5 बार आपने जो रात को 12 बजे पॉडकास्ट किया था या जो कुछ भी किया था, उससे लोग प्रभावित नहीं हुए हैं। दिमागी उग्रवाद जो है, जिसे अर्बन नक्सल के रूप में आप देखें, ये अर्बन नक्सल कहीं न कहीं ऐसे गाइड हो रहे हैं जो भारत को तोड़ने की साजिश, भारत को बर्बाद करने की साजिश समय समय पर, चाहे सिस्टम के बाहर हों चाहे कहीं और हों, तो वो आगाह किया देश को कि अब इन दिमागी जो अर्बन नक्सल हैं, दिमागी नक्सल, इन पर अब ख्याल रखना पड़ेगा देशवासियों को, इनको ठीक करना। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि दिमागी नक्सल है क्या? जो लोग भी इनके खिलाफ बोलते हैं उनको ये दिमागी नक्सल कहते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि आज के समय की जरूरत है अर्बन नक्सल को खत्म करने की। What is Dimagi Naxal? He has painted with same brush all people who are educated in this country.
All those who think, all those who raise voices, all those who try to speak against government, he has called them Naxal. I think these kind of words should not be used from the Red Fort. आप जो रूरल एरिया में हथियारबंद नक्सलाइट्स ऑपरेट करते थे, आप उनके खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं, उनको सरेंडर करने को मजबूर कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो अर्बन नक्सली हैं, इन नक्सलियों के जो असली थिंक टैंक हैं, इनको समाप्त करने की आवश्यकता है। समाप्त इन द सेंस कि इनकी सोच को समाप्त करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके अलग थलग पृथक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जब तक अर्बन नक्सलाइट्स रहेंगे ना, ये नक्सलवाद को हमेशा कभी ना कभी देश में ये जो है वो फिर से जन्म देने की हमेशा कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता जेबी माथेर ने कहा कि ये लोग महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं कर रहे, जब ये सरकार में हैं तो ये कर क्यों नहीं रहे हैं। तो भाजपा के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीएम की हमेशा से देश के किसान युवा शक्ति प्राथमिकता रही। एक बार देश विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री ने उनके लिए कई घोषणाएं भी की। Implement women reservation now. What stops Prime Minister Mr. Narendra Modi to implement it in the present strength? Why is he not doing? It is they who are heading the government and they unnecessarily blame on the opposition which has no meaning. देखिए, हमेशा ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश की मातृशक्ति और देश का गरीब, ये चारों देश हमेशा ही उनकी प्राथमिकता में रहे। और एक बार फिर जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, उनको और अधिक सशक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई घोषणाएं भी की और साथ ही साथ में मातृशक्ति का विधायी कार्यों में प्रत्यक्ष योगदान बढ़े, वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में हम सब आगे बढ़ें। इस दृष्टिकोण से उन्होंने सभी पार्टियों को उस बड़े रिफॉर्म, बड़े निर्णय में साथ आने के लिए आह्वान किया है। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि पीएम के भाषण में ईमानदारी होनी चाहिए, उनके भाषण में उपलब्धियों पर चर्चा होनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पीएम की चिंता सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि युवा, एससी, एसटी और समाज के अन्य वर्ग सभी लोग। प्रधानमंत्री जी के भाषण में ईमानदारी भी होनी चाहिए, उपलब्धियों की चर्चा हो, बेशक जरूरी है वो, लेकिन ये भी हो कि कहां कहां अब तक हम कामयाब नहीं हो पाए, किन सपनों को, किन हाशिए के समूहों के सपनों को हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण में जो स्वाधीनता दिवस पर देते हैं उसमें और बेहतर ईमानदारी और सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ इवैल्यूएशन की उम्मीद रहती है। प्रधानमंत्री जी की चिंता सिर्फ महिला की नहीं, महिला का भी है, युवा का भी है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, समाज के अन्य वर्गों का है। उनकी चिंता हर तरह से वही कहानी साबित करता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषण सकल जग, तुलसी सहित विवेक। वही विवेक से हमारे प्रधानमंत्री जी आज भारत को चला रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि आपने अब तक कई नौकरियां देने का वादा किया जो अब तक पूरा नहीं किया गया। 2047 तक किसने देखा है। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम का लाल किले का ये ऐतिहासिक भाषण है। देश में सप्त क्रांति की बात हुई है, सभी क्षेत्रों में विकास होगा। जब 2014 में आए थे तो 5 साल का वादा किया था, अच्छे दिनों का। फिर सरकार में आए तो वापस आगे वाले 5 साल का किया, फिर आए तो वापस करेंगे। 1 करोड़ नौकरी देने वाले हैं, 1 लाख लोगों को नौकरी अपने दी क्या अब तक 12 साल में। 2047 किसने देखा है भाई? आप भी नहीं देख पाओगे, आप 2029 नहीं देख पाओगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक भाषण हुआ है लाल किले से। हमने देश में सप्त क्रांति की बात की है, देश के विकास को नया आयाम, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सब क्षेत्रों में हमने सम्मान दिया है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन पर आपने ये सारी प्रतिक्रियाएं देख ली। आज राष्ट्रमंच में इन्हीं सारी विषयों पर बात करेंगे। एक और विषय जुड़ा हुआ है, वो ये कि कांग्रेस के मुख्यालय में क्या कहीं ना कहीं वंदे मातरम के पूरे संस्करण को गाने के लिए बड़े नेताओं ने रोका क्या? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रमंच पर आज जो 5 सवाल हम पूछ रहे हैं, सबसे पहले वो 5 सवाल आपको बता देते हैं। लाल किले के पीएम के इस बार के संबोधन में क्या विशेष?
पहला सवाल यही, हम आपको लगातार बताएंगे कौन कौन सी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने इस बार कही हैं। पीएम मोदी ने, दूसरा सवाल, पीएम मोदी ने देश के युवाओं के लिए, जेन जी के लिए, छात्रों के लिए क्या विशेष कहा है, यह भी आपको अलग से बताएंगे। तीसरा सवाल कि लाल किले से अब दिमागी नक्सली से निपटने का ऐलान हो चुका है क्या, क्योंकि नक्सलवाद से हम निपट चुके हैं, माओवाद खत्म हो चुका है, अब दिमागी नक्सली से निपटने का ऐलान हुआ है क्या। चौथा सवाल कि पूरा वंदे मातरम राष्ट्रगीत, संवैधानिक राष्ट्रगीत, पूरा वंदे मातरम गाए जाने से भी कांग्रेस को परहेज है क्या, यह विवाद खड़ा हुआ है, बताएंगे क्या विवाद है। और पांचवा सवाल और अंतिम सवाल कि किस सोच के तहत कुछ लोग राष्ट्रगीत वंदे मातरम से आपत्ति जताते हैं, वो सोच कौन सी है, उसके पीछे क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज इन सारे विषयों पर हम बहस करें, राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस करें, बड़ी चर्चा करें, उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान भी। लेकिन पहले आज हम आपको ग्राउंड जीरो से अपने कुछ संवाददाताओं से मिलवाते हैं। इस समय हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता उन नक्सल प्रभावित राज्यों से जुड़े हैं जिसके बारे में चर्चा, ये देखिए 3 संवाददाता हमारे नजर आ गए। सोमेश पटेल हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, दिवाकर कुमार जी झारखंड से, और सुरेखा हमारे साथ जुड़ी हैं तेलंगाना से। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और आप तीनों को आज इसलिए विशेष रूप से जोड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से कहा कि अब दिमागी नक्सलियों की बारी है। यानी 31 मार्च 2026 को जिस तरह से नक्सलवाद का अंत हुआ और जिस तरह से बिल्कुल लक्ष्य तय करके अंत हुआ, उसके बाद से क्या बदलाव हुआ, इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, आजादी इस बार की, वो कैसे बदली सी लगी। हमारे इन तीनों संवाददाताओं ने अपनी आंखों से वो तस्वीरें देखी हैं। मैं पहले सीधे चलता हूं, सोमेश पटेल बताइए, बस्तर और ऐसे और भी कई जिले किन चीजों के लिए जाने जाते थे, और अब जब नक्सलवाद से मुक्त है बस्तर और छत्तीसगढ़ का पूरा बहुत जो बड़ा सा इलाका प्रभावित था, आज कैसा बदला सा स्वतंत्रता दिवस नजर आया आपको वहां? लालचंद, आपको मैं जरूर बताऊंगा, बस्तर वही बस्तर जिसे बम बारूद और गोलियों के आवाज से पूरा देश जानता था, लेकिन अब बस्तर 31 मार्च 2026 के बाद पूरी तरह से बदल चुका है। बस्तर का वही क्षेत्र दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, ये वो इलाके हैं कि शाम ढलने के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। नक्सलियों का इतना खौफ रहता था कि लोग दहशत की वजह से घर से नहीं निकलते थे, लेकिन वह दहशत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं पिछले 4 दिनों से बस्तर के अलग अलग जिलों में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, चाहे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, मैं उन इलाकों पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था। तब जो आत्मसमर्पण नक्सली थे उनसे जब बातचीत कर रहा था तो उन्हें साफ तौर पे कहा, बस्तर में विकास की बयार बह रही है, बस्तर में सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण हो रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है। वो नक्सली नहीं चाहते थे कि बस्तर में विकास हो, कभी सड़क ना बने, पुल ना बने, स्कूल ना बने, लेकिन बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। कोई नक्सली 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से नक्सलियों के साथ संगठन में था, लेकिन आत्मसमर्पण किया, पुनर्वास किया, और आज वह पुनर्वास केंद्र में नए नए टेक्नोलॉजी को सीख रहा है, और इसी को हम कह सकते हैं कि बस्तर पूरी तरह से बदल रहा है। सुकमा के इलाके में था तो सुकमा में पहली बार जो ध्वजारोहण हुआ, वहां आत्मसमर्पण नक्सलियों ने तिरंगा फहराया है। और नक्सली, जब आत्मसमर्पण नक्सलियों से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें झंडा नहीं फहराने दिया जाता था, हमें काला झंडा फहराने को बोला जाता था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें आज असली आजादी मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात कहा कि बस्तर से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हुआ है। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जिस तरह से जो लोग बरगला रहे हैं, जिस तरह से नक्सलियों को बनने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो भटके ना। वो युवा के ऊपर भी लगातार जिस तरह से बस्तर के क्षेत्र में देखने को मिला था, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, उस इलाकों में लगातार जो भटके हुए युवा थे आज पुनर्वास हो रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। लालचंद जी, एक आंकड़ा मैं बताऊंगा, सन 2000 से 2025 तक 25 सालों में अगर आंकड़ों की बात करूं तो 3404 बार मुठभेड़ हुए हैं, 1300 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं, 7400 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है,
13,000 से ज्यादा यहाँ पर आत्मसमर्पण हुए हैं। और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, बीजापुर का वही इलाका है जो कभी नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता था। नक्सलियों की सबसे ज्यादा दहशत इसी इलाके में देखने को मिलती थी। गुट्टा की पहाड़ी में पहली बार आजादी के बाद ध्वजारोहण हुआ है। बिल्कुल, आज कैसी तस्वीर बदली हुई है। वही महिलाएं, जो महिलाएं नक्सली हुआ करती थी, वो रैंप वॉक, कैट वॉक करती हुई दृश्यों में दिखाई पड़ रही थी। अभी आगे भी वो दृश्य आएंगे। इस समय सीधे दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, अपने रिपोर्टिंग के दौरान कई बार झारखंड में मुझे भी जाने का मौका मिला, और मैं जब जाता था तो वहां पर जब ग्राउंड पर बातें करता था दिवाकर, तो उसमें ये बताया जाता था कि देखिए ये जो इलाका है ना, यहां से आगे समझ लीजिए सरकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं। यहां से आगे नक्सली सरकार चलाते हैं। यहां से नक्सली रेल लाइन नहीं बनने दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहले इतना पैसा दे दो फिर रेल लाइन बनाना। इसके लिए रेल लाइन बड़ा घूम करके बन रहा है। ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। आज का झारखंड नक्सलवाद से मुक्त होने पर वही सारे इलाके, लातेहार, वही सारे इलाके, पलामू, ये सब इलाके किस तरह से बदले हैं, किस तरह का बदलाव आया, और इस बार की जो आजादी है, इस बार का स्वतंत्रता दिवस है, वो कैसा रहा दिवाकर? देखिए, निश्चित तौर पर लालचंद जी, आपने जो तस्वीरें बताई कि हम जब रिपोर्टिंग के दौरान झारखंड आया करते थे तो कुछ तस्वीरें ऐसा हुआ करती थी कि शाम 4 बजे के बाद कोई निकलने का साहस नहीं करता था, और वो सिर्फ नक्सली ही दुस्साहस कर सकते थे, दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, सुरक्षा बल के जवान भी, जो ये पीरटार का इलाका हुआ करता था, पारसनाथ का इलाका करता था, चाहे आप बूढ़ा पहाड़ की बात कर लो, चाहे सरड्डा के जंगलों की बात कर लो, इन जगहों पर प्रशासन नहीं पहुंचते थे। प्रशासन के लोग शाम के बाद नॉर्मली नहीं पहुंचते थे, ऐसे भी उनको पहुंचने में बहुत वक्त लगता था। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। अब इन जगहों पर जो एक कह सकते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो एक सोच थी कि किस तरीके से देश को नक्सलवाद मुक्त करना है, और उसमें लगातार जो हमारे जवानों ने योगदान दिया है और जवानों की जो भूमिका रही है, वो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा काम जो किया गया ये कि लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया गया, लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा किया गया। क्योंकि नक्सलियों का जो खौफ था, उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार के प्रति जो विश्वास था, उसकी कमी थी। शायद इसी वजह से जब सरकार ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है, सरकार की मशीनरी वहां पर पहुंची, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, जवानों ने जब जाकर लोगों के साथ संवाद करना शुरू किया, तो वो नक्सलियों का जो एक डर था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू। और नक्सली कोई शौक से नहीं बना था, नक्सली जो है वो प्रताड़ित होकर बने थे। जब उनको लगा कि मेरे पास सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा है, चीजें नहीं पहुंच पा रही है, तो नक्सली वहां पर पनपते गए, और उसके बाद जब नक्सली पनप गए तो सरकार की पहुंच उनसे दूर होती गई। तो ये चीजें थी। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में, जैसा कि मैं अभी पिछले महीने भी दिखाया था कि किस तरीके से झारखंड में चाहे वो महिला नक्सली हो, करोड़ों रुपए के जो माओवादी, इनामी माओवादी थे, मिसिर बेशरा जैसे लोग, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद तमाम लोग अब पुलिस की गिरफ्त में है। आप सरंडा में आप जाके आज आराम से, अब वहाँ टूरिज्म के जो द्वार है वो खुल रहे हैं। लातेहार में आप चले जाइए, नेतरहाट की वादियों में अब लोग रातों में घूमते हैं। पहले 4 बजे के बाद लोग नहीं जाते थे, जबकि वहां का सनसेट बहुत फेमस हुआ करता था, और सनराइज, लेकिन जो लोग डर से नहीं जाते। तो ये चीजें बदल गई। पारसनाथ में लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है। जो जैन संप्रदाय के लोगों का वो एक बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व का केंद्र है, उन जगहों पर लोग शाम के बाद बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन अब पारसनाथ की वादियों में आप जाकर आराम से शाम में निकल सकते हैं, लौट सकते हैं। वैसा ही कुछ नजारा आपको लातेहार में हो, बूढ़ा पहाड़, लास्ट ईयर, इस साल तो खैर बूढ़ा पहाड़ में, चूंकि 2023 में वहां पर पूरी तरीके से जो बूढ़ा पहाड़ की घाटी थी, बूढ़ा पहाड़ जो था इलाका, वहां पर प्रशासन की पहुंच हुई, सीआरपीएफ ने वहां कैंप बनाया, उसके बाद वहां चीजें सामान्य हुई, और वहां पर पिछले 2-3 वर्षों से तिरंगा फहराया जाने लगा। तो वो तस्वीरें, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जो विश्वास पैदा हुआ सरकार के प्रति, उसकी वजह से नक्सलवाद खत्म हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये कि सड़कें, कनेक्टिविटी बढ़ गई, स्कूल्स खुल गए, बच्चे पढ़ने लगे। कई मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनकी जो कह सकते हैं कि कभी स्कूल ही नहीं गए, उनका एक जनरेशन पूरा का पूरा बिना शिक्षा का रह गया, लेकिन अब उनका नया जनरेशन पढ़ रहा है, उनको जो कह सकते हैं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है। नहीं तो पता चला खाट पे व्यवस्थाएं थी उन इलाकों में, बूढ़ा पहाड़ में, लातेहार में, चाईबासा के सारंडा में चले जाए, गिरिडीह के तमाम इलाकों में आप चले जाए, घाट पर सारी व्यवस्थाएं थी, कहीं कोई पहुंच ही नहीं था। लेकिन अब वो सारी चीजें बदल गई। लगातार हम कल से सारी वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, सारे रिपोर्ट के जरिए वो बदलाव दिख रहा है, वो बदलाव की तस्वीरें। अच्छा, आप तो लगातार वहां से बताते भी रहे हैं और वो तस्वीरें हम लोग लगातार दिखाते भी रहे हैं। अब मैं सीधे चलता हूं सुरेखा के पास। सुरेखा के पास अंतिम में आने का मतलब क्या है जानते हैं? क्योंकि जिसे कहते हैं ना, जहां से जो चीज, ये जो इलाका जहां सर अभी हमने बात की, तो उद्गम जहां होता है ना, वहीं से फिर उसका अंत भी होता है। सुरेखा इन मामलों पर बहुत रिपोर्टिंग करती रही हैं, और आपने देखा होगा कि जब 31 मार्च 2026 को नक्सलियों के खिलाफ फाइनल कार्रवाई हुई, तो जो बड़े बड़े
नक्सलियों के तथाकथित नेता थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो वो तेलंगाना में पकड़े गए या सरेंडर किया। पूरी कहानी की गवाह रही हैं सुरेखा बताइए इस बार कैसा बदला लगा वो तेलंगाना का, वो सब इलाका तेलंगाना आंध्र प्रदेश का नक्सलियों से जो कभी बिल्कुल प्रभावित हुआ करता था और बड़ा वहां पर जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी बिल्कुल एकदम अलग सी थी। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कैसा अलग दिखा आपको? जी देखिए, एक वक्त वो था कह सकते हैं जहां पर अगर कोई बीमार पड़ता है तो डोलियों में लेकर जाना पड़ता था, 18-20 किलोमीटर चल के नीचे उतरना पड़ता था। ये वो हालात था और ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद हालात जो है वो देखने को मिलते थे कि क्या हम लोग जब विकास की बात कर रहे हैं उसके बावजूद क्या ऐसे दृश्य हमारे देश में हो रहा है, हमारे राज्य में हो रहा है। लेकिन आज वो इसलिए बदला है क्योंकि वहां पर नक्सल मुक्त हो चुका है। पलमनूर का जो गांव है जहां पर मैं गई थी, मुलगू जिला पूरा आदिवासी इलाका है और कर्रेगुट्टा जो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल कह सकता है कि जो पूरा का जो हिल है पूरा करीब 60 किलोमीटर की जो परिधि है उसमें से कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में है और कुछ तेलंगाना में है, मुलगू जिला में आता है। वहां पर जो है कोई गांव जो है पूरे के पूरे गांव वहां कब पे खाली हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित है। लेकिन एक गांव है जहां पर अभी भी लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो अपने गांव से एक तरह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन है, हम उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और जिस तरीके से झारखंड से खबर बताई कि पूरे की पूरी एक पीढ़ी पढ़ाई से बिल्कुल वंचित रही, लेकिन आज वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करीब 100 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। लेकिन अब उनके अंदर ये आज जरूर जगी है कि अब स्कूल बनेगा और उनके गांव में बनेगा क्योंकि अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया है। अब सड़क बन चुका है क्योंकि इससे पहले 18 किलोमीटर तक उनको अगर खाने के लिए कुछ भी चीज चाहिए तो 18 किलोमीटर पूरा का पूरा गांव मिलकर एक साथ जाता था और एक हफ्ते के लिए जो कुछ चाहिए वो लेकर आते थे, क्योंकि कब कहां से कम बम धमाके की खबर आए या फिर कब से गोली चढ़े इन्हें नहीं पता था। लेकिन अब वो हालात नहीं है। अब वहां पर ऑटो है, एक बाइक है, ताकि जिसको जब जो सामान चाहिए वो लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात वहां पर खेती दिख रही है, वहां पर लोग अब खेती करते हुए दिख रहे हैं। आज तिरंगा जहां पर फहराया उसी जगह पर हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग खेती कर रहे हैं। तो ये बदलाव उन गांवों उन इलाकों में नहीं बल्कि देवजी के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे कई बार, और जो चौका की बात कर रहे थे, दामोदर उनका कहते हैं, वो उनका भी मुलगू जिले से ही है और मुलगू से एक और जो गांव है वहां पर उनके भी कई लोग हैं वहां पर आसपास में जो नक्सलवाद से जुड़े थे। लेकिन अब सबने जो है हथियार डाल दिए और वापस अपने जीवन में जो कह सकते हैं कि आम जीवन के साथ जुड़े हैं और अपने अपने अलग अलग काम में लगे हैं, नए नए जो स्किल्स हैं वो सीख रहे हैं। और जब हम बात कर रहे थे कि चौकाराव की बात कर रहे थे, जो बड़े नेता है अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद राजनीति में उन्हें आने की जरूरत है। देवजी जो है जिस संविधान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे आज उस संविधान को पढ़ रहे हैं, उन्होंने लॉ सेट दिया है, अब वो लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये बदलाव वो देखिए सारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। अगर उन्होंने हथियार छोड़ दिया, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, उनके पुनर्वास के लिए मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। पूरा स्वागत है, पूरा स्वागत है। आज इसीलिए सबसे पहले अपने तीनों संवाददाताओं से आपको मिलवा दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया कि भाई नक्सलवाद तो खत्म हो गया लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी बचा हुआ है। तो नक्सलवाद जहां खत्म हुआ वहां की तस्वीर देख लीजिए, लेकिन यह बात अभी दिमागी नक्सलों को समझ में नहीं आती। इसी पर राष्ट्रमंच पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने तीनों संवाददाताओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप तीनों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने वहां की तस्वीरों का, बदली हुई तस्वीरों का जिक्र किया। सोमेश, दिवाकर और सुरेखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और अब जो हमने बताया कि नक्सलवाद में मुक्त भारत में नक्सलवाद से जब मुक्त हुआ, माओवाद से मुक्त हुआ, तो किस तरह के सुखद बदलाव आए वो तीनों संवाददाताओं के जरिए हमने आपको बताया, दिखाया। अब जाकर दिमागी नक्सल वाली बात आज इसी पर चर्चा करने के लिए परिचय करा देता हूं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता, चारों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी को हम सभी की तरफ से, डीडी न्यूज परिवार की तरफ से, राष्ट्रमंच की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और पहले जरा समझने के लिए समीर सर के पास। समीर सर, नक्सलवाद और माओवाद खत्म होने के बाद तस्वीरें कैसी बदल रही हैं वो हमने अभी
आप लोगों के पास आने से पहले अपने 3 संवाददाताओं के जरिए बता दिया। अब बताइए, दिमागी नक्सल, कुछ लोग पूछ रहे हैं दिमागी नक्सल क्या होता है? तो क्या ये अर्बन नक्सल वाला ही जो है वो दिमागी नक्सल है जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, समीर सर? और क्या दिमागी नक्सल को ये नहीं दिखाई पड़ रहा कि जब शरीर वाले नक्सल खत्म हो गए तो दिमागी नक्सल कब तक टिकेंगे? समीर चौगांवकर सर, आवाज आ रही है? हाँ लालचंद जी, आवाज आ रही है। आपको और आपके सारे दूरदर्शन के करोड़ों दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लालचंद जी, आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद। दूसरा जो आपने प्रश्न कहा है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर, तो देखिए मुझे लगता है कि 75 मिनट का जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन रहा है वो आज तमाम बातों को उसके अंदर उन्होंने समेट दिया था और सब हर चीज का जिक्र किया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो जिसका जिक्र आपने किया, जो दिमागी नक्सलवाद है, उसका प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करते हुए संदेश देने की कोशिश की है कि समाज के अंदर, देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो हमेशा हर चीज को एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सरकार, और जब देश किसी प्रगति की राह पर चलता है, कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है ना, उसमें कैसे रोड़े अटकाए जाए, कैसे उसको रोका जाए, कैसे उसके सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ याचिका लगाई जाए, कैसे कोई आंदोलन खड़ा किया जाए, कैसे उस आंदोलन की आड़ में उसको समर्थन देकर सरकार के खिलाफ देश में एक अराजक माहौल उत्पन्न किया जाए। बहुत सब जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का उस दिमागी नक्सल का जो जिक्र किया था उसके अंदर था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों से सतर्क रहने की और ऐसे लोगों को आइसोलेट रखने की सलाह देश के युवाओं को दी है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा अभियान था। इस आह्वान के अंदर अगर मैं ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को देखूं तो मैं 3 से 4 चीजें प्रधानमंत्री मोदी की बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। सबसे बड़ी बात ये 1 साल में 1 करोड़ लोगों को एआई का जो प्रशिक्षण की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, मुझे लगता है कि ये बहुत। हेलो अयूब, निकल जाऊं? हेलो जी, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इसके अलावा जो सप्तधारा का प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिक्र करा है कि 7 चीजों का जिसमें किया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रधानमंत्री ने रक्षा शक्ति, ग्रीन कॉरिडोर का जिक्र किया है, कृषि, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। और इसके अलावा 33% महिलाओं को जो आरक्षण देने का प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया है कि महिला, अब समय आ गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, उसका भी जिक्र अगर प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कितने वचनबद्ध है, कितने प्रतिबद्ध है। ये एक बड़ा और दूसरी और बड़ी बात खेल के क्षेत्र में जोड़े तो 2036 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश ओलंपिक आयोजन करने के लिए प्रतिबद्ध है, दावा करेगा। और देश के अंदर युवाओं का जो खेल के अंदर टैलेंट है, जिस खेल में खिलाड़ी नहीं आते, पूरे देश के गाँव में एक टैलेंट सर्च शुरू करने का जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, मैंने कहा ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने आज की है। बाकी जो बड़ी बातें कही उस पर भी आपसे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण है, जिसको गाने के लिए अनिवार्य किया गया है और नया कानून भी बनाया गया हाल ही में मोदी सरकार द्वारा, उस पर अभी भी कुछ लोगों को आपत्ति है। बाकी अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के पास भी चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप सब बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस पर बहस करेंगे, बहस को आगे बढ़ाएंगे। इस स्वतंत्रता दिवस आइए उस जज्बे को सलाम करें जो भारत को आगे बढ़ाता है, दिल में हौसला और आने वाले कल की उम्मीद के साथ। न्यू इंडिया एश्योरेंस, आपकी हर यात्रा और हर कल की सुरक्षा के साथ। आप सभी को गौरवमय और आनंदमय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। विरासत से मिली पहचान, आजादी से मिला हौसला, नई सोच से बना नया हिंदुस्तान। ये कहानी है गर्व की, मेड इन इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। मिल्टन सेलिब्रेट्स प्राउडली इंडियन। पुलिस? मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए
पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये अटारी वाघा बॉर्डर से आप ये विशेष कार्यक्रम जो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन उसको लेकर के आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। और जैसा कि आज राष्ट्रमंच में जिस विषय पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, वो विशेष चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के लाल किले से जो संदेश हैं, जो संबोधन है, उसमें क्या बड़ी बातें रही हैं, उसमें विशेष रूप से जेन जी के लिए, युवाओं के लिए क्या बड़ी बातें रही हैं। और उन्होंने विशेष रूप से एक बात का जिक्र किया, दिमागी नक्सली। इस समय हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं और धनंजय गिरी जी जुड़े हुए हैं। पहले मैं अजय वर्मा जी के पास चलता हूं। अजय वर्मा जी, राजीव शुक्ला जी कह रहे थे कि ये दिमागी नक्सली क्या होता है। दिमागी नक्सली क्या होता है, अगर ये हम कहें तो पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अर्बन नक्सल की पहचान की थी। शायद वही दिमागी नक्सली हैं। नमस्ते, अनम्यूट कीजिए जरा। तो नहीं, मेरा तो आ रहा होगा आवाज। हेलो, आवाज मेरी आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है, बोलिए सर। लालचंद, सबसे पहले समस्त देशवासियों को नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूरदर्शन और आपके समस्त लोगों को और देशवासियों को 80 में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, मेरे स्वर्णकार समाज, मेरी पार्टी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी और समस्त कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं की तरफ से। क्योंकि ये देश का एक त्योहार है और इससे बड़ा और कोई त्योहार हो नहीं सकता। अपने अपने धर्मों के तो त्योहार लोग मनाते हैं, लेकिन देश का त्योहार सर्वधर्म मनाता है। अब आप देखिए, लाल किले पे आज माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद थी कि अपनी 12 साल की वो उपलब्धि बताएंगे कि इस देश के लिए क्या कहा है। तो उन्होंने एक जो भाषण दिया, मुझे सुन के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और कम से कम 145 करोड़ लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। बस इनमें बीजेपी के सारे पक्ष को छोड़ दीजिए, जो बीजेपी। इन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में कुछ हुआ ही नहीं था, भारत में कुछ नहीं था। और यही बात कंगना रनौत कहती है कि आजादी भी 2014 के बाद मिली। देश में रेल, मेल, जेट, जहाज, IT, फोन, कंप्यूटर और लालचंद जी, आप, मैं, ये टेलीकम्युनिकेशन, टीवी चैनल, सड़क, रोड, विकास, देश विदेश प्रदेश, ये सब 2014 के बाद, इससे पहले कहीं था। तो ये कितना सत्य है, कितना देश है, ये तो अब बता सकते हैं। या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ऊपर जाना पड़ेगा किसी ना किसी को, या तो मुझे, आपको, या मोदी जी को, या बीजेपी के लोगों को पूछने कि उससे पहले भारत था या नहीं था। ठीक है, अब हमने पूछा कि साहब आप बताइए, क्या सच में ऐसा बीजेपी ने कहा है क्या? हाँ, बिल्कुल कहा है। वो वीडियो 2014 से पहले कुछ नहीं था, ऐसा कहा है क्या प्रधानमंत्री ने या बीजेपी? मैं उस भाषण की एक क्लिप आप सुन लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको कि 2014 से पहले ना कोई विकास था ना विकसित। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूँ कि 2014 पर जो चर्चा जो की थी भारत में, इन्होंने अपने 12 साल की उपलब्धि तो बताई नहीं, लेकिन मेन मुद्दों को भटकाने के लिए देश से चढ़ावा चोरी, दान पात से राम मंदिर में का लोग उस पर चर्चा ना करें, उस पर डिमांड ना करें। नीट पेपर के जो हालात थे, युवा उस पर आगे के लिए कोई चीज और डिमांड ना मांगे। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाएं समीर जी भी आपको कुछ कह रहे हैं शायद।
आईटी सेल के लोगों से कैसे बचाया जाए और किस तरह से इनसे बचाया जाए उस पर नहीं चर्चा। देश में किस तरह से व्यापारी, कुछ कह रहे हैं आपके दोस्त, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं इनके बीच में, देश में किस तरह से देश में जो 28% जीएसटी से लोग गए थे, जो नोटबंदी के बाद लोग मरे, जो देश में किसानों से लोग मरे, जो किसान मरे, जो देश में और सारी व्यवस्थाएं थी, 2 करोड़ नौकरी मित्रों आपको मिलेंगी, वो आज तक नहीं मिली, 15 लाख खाते में आए, वो नहीं आए, गरीब अमीर की खाई वो नहीं पट्टी, चप्पल वाला जहाज में जाएगा वो तो हुआ नहीं, इवन चप्पल वाले की चप्पल चली गई और जहाज में और बढ़े जाने लगे, अमीर हो गए, गरीब समीर जी आप तो वो वाला विषय लेकर आ रहे हैं, वो वाला लाऊंगा सर, समीर सर वो वाला विषय लाऊंगा। स्वतंत्रता दिवस पर आप बाद में बात करना, आजादी का दिन है, मुझे भी आजादी दे दीजिए। हाँ, पूरी आजादी, आपकी पूरी आजादी का पूरा, बिल्कुल सर बिल्कुल। देश को गुलाम बना रही है बीजेपी, तो थोड़ा सुन लीजिए। हाँ। काले गोरे अंग्रेजों ने पहले भारत को आजाद बनाया, अब ये काम ये लोग कर रहे हैं, तो मेरी सुन लीजिए, मेरा अगर आपका अनुरोध नहीं, मैं चुप बैठ जाता हूँ, मैं भी फिर उसी दर्शक दीर्घा में मैं फाइनल कर दूं। लालचंद जी ने समय दिया है, धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब ना सारी चीजें वो मिली, ये कहा गया था 2022 तक हर घर को बिजली मिलेगी, हर गरीब को मकान मिल जाएगा। मैं क्या उदाहरण दे सकता हूँ, कहाँ बहुत सी जगह बिजली नहीं पहुंची, और मकान के लिए तो लाखों करोड़ों लोग अभी वो हैं। मैं कह सकता हूँ कि इस देश में सबसे ज्यादा कर्ज अभी 2014 से और 2026 तक हो गया। मैं देखता हूँ प्रति व्यक्ति कर्जा जो है बच्चों पे इस देश में इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ गया है। भारत की मुद्रा कितने स्तर तक गिर चुकी है पूरे देश ने देखा है, और कहाँ हम हैं, और 196 कंट्रियों में हम सबसे बैक में पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद प्रधानमंत्री जी वहां मुद्दे भटकाने के लिए मानसिक नक्सलवाद की बात करें या और चीज की बात करें, तो वो उनकी अपनी रणनीति हो सकती है, बीजेपी की रणनीति हो सकती है। भाई वो प्रधानमंत्री हैं लालचंद जी, उनको तो अधिकार है, सर्वाधिकार। आपका ये कहना है कि दिमागी नक्सल की बात इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की गई, क्योंकि उपलब्धियां नहीं बताई गई। आपकी ये आपत्ति है। धनंजय जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन पूजा जी को शायद कहीं जाना है, तो मैं पहले पूजा जी से उनकी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के भाषण पर पूछ लेता हूं। पूजा जी, समाजवादी पार्टी को कैसा लगा इस बार प्रधानमंत्री का संबोधन, और उस पर भी बताइएगा कि इस बार लाल किले के प्राचीर से हमारे संविधान के राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण गाया गया पहली बार, कैसा लगा आपको? लालचंद जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार, आपको, साथी पैनलिस्ट को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम प्रधानमंत्री जी के 75 मिनट का भाषण सुने लालचंद जी, तो हमें उम्मीद थी कि जो आज की जनरेशन है, जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, उनके लिए कुछ बोला जाएगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो अलाइन करेगा। मैं युवा हूं तो मुझे पता है कि हम क्या सुनना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से। भाई हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सपना है 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहेंगे, ये कहा। अच्छा, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है, अभी जरा पूजा जी, क्योंकि युवा, हाँ मैं आ रहा हूँ, पूजा जी ने युवाओं की बात की है, तो युवाओं वाला जरा ग्राफिक्स चला दीजिए। तो मैं वो कह रहा था, अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूँ, अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूँ कि हाँ वो चल रहा है। आप बोलिए, आप ही बोलिए। मैंने बिल्कुल 75 मिनट सुना है, मैं बहुत मतलब चाहे अगर पार्लियामेंट हो जाए ये भाषण। और उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो है कई सालों तक देश में कई वर्षों तक माओवादी सोच लोग, सरकार में माओवादी सोच के लोग बैठे रहे। तो मुझे ये पूछना है कि 12 साल से पहले क्या मोरारजी देसाई जो जनसंघ की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, बीपी सिंह जिसमें 86 सीट भाजपा की थी और बाहर से समर्थन दिया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या ये सब भी जो है माओवादी सोच के लोग थे सरकार में बैठे हुए थे? तो कि ये फिल्टर आउट करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कह रहे हैं कि ये सबसे परे हैं जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे। एक तो यहाँ पर आपत्ति निकल करके आती, दूसरा मैंने कहा था कि सपने नहीं मैच करते हैं। हमारे सपने कैसे नहीं मैच करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 की बात कर रहे हैं, अभी वो 2047 21 ईयर्स आगे है। तो जो बच्चा पैदा होगा ना वो 2047 उसके लिए है। अभी जो युवा है उस युवा के लिए तो प्रोटेस्ट करा था ना जंतर मंतर में कि पेपर सही तरीके से हो जाए, लीक ना हो। आप कह रहे मैं कोचिंग कराऊंगा, कोचिंग की तो समस्या कहा ही नहीं हमने। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी। एग्जाम सही से कराइए कि भाई युवाओं की जो वर्तमान जरूरतें हैं उस पर सरकार का फोकस है ना। 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग देंगे ना। 15 से लेकर के 29 साल की युवाओं की जो संख्या है हमारे भारत देश में वो ऑलमोस्ट 37.5 है।
अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, जिनको ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है, तो वो राउंड फिगर में 3% भी नहीं निकलता है। तो आप किनको ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं और इनको कहां से नौकरियां मिलेगी? आज आप ट्रेनिंग देंगे तो बाकी युवा बाकी क्षेत्र में जाएंगे पूजा जी? सबका इंटरेस्ट एआई में थोड़े ना होता है। बाकी युवा बाकी आप एआई का जमाना अरे कहां से निकालेंगे एआई का, बताइए तो। बाकी युवा बाकी क्षेत्र में जाएंगे। हमारे यहाँ और भी बहुत सारा कामकाज है, बहुत सारे क्षेत्र है। एआई ऐसा हो गया है ना कि आप जैसे कि जो है आप कह रहे हैं कि जो सन की रोशनी आ रही है उसमें से विटामिन डी निकालना, विबग्योर निकाल देना, आप कह रहे पोलराइजेशन का नहीं हो सकता। आप कह रहे एआई ट्रेनिंग स्किल देंगे, आपने 50% भी टारगेट नहीं रखा हुआ है। ठीक है, आपकी आपत्ति प्रेजेंट के युवाओं की बात ही नहीं की, आपका सपना ही नहीं मैच करता है। और अर्बन नक्सल पर मैं बात करना चाह रही थी। अर्बन नक्सल का बयान पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी आया था। कहा गया था, भाजपा के लोगों ने कहा था कि जो जातिगत जनगणना की बात करते वो अर्बन नक्सल हैं। सरकार अभी एग्री हो रही है कि नहीं, हम कराएंगे जातिगत जनगणना। अर्बन नक्सल, क्या अर्बन नक्सल मैंने जैसे कहा, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने भी अर्बन नक्सल की पहचान की थी, उनकी बात की थी। अर्बन नक्सल जो है, ये जो मानसिक नक्सलवाद है, दिमागी नक्सल के अंदर में है, जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, दिमागी नक्सल। अब ये दिमागी नक्सल की बारी है, दिमागी नक्सल की बारी। ठीक है, मैं अब धनंजय गिरी जी के पास थोड़ी देर की बात भी मैं करना चाह रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला प्राचीर से जो है, लाल किले की प्राचीर से जो उम्मीद थी एक युवा, एक महिला, एक नागरिक के नाते प्रधानमंत्री से सुनने के लिए, लालचंद्र जी, मैं एक नागरिक के नाते कह रही हूँ कि महिलाओं की बात की 2023 में पास हो गया हुआ था महिला आरक्षण। ठीक है, ठीक है, वो वाला जो मामला है, वो वाला जो मामला है कि प्रधानमंत्री पूरा का पूरा, प्रधानमंत्री जो है पूजा जी 550 का 1/3 जितना बनता है ना, उतना नहीं, बल्कि महिलाओं को 550 का आधा देना चाहते हैं पूरा। जो 540 का आधा 270 से ऊपर होता है ना। 540 का 1/3 लीजिएगा तो 180 मिलेगा। 540 का 1/3 लीजिएगा तो 180 मिलेगा। 810 का 1/3 मिलेगा 270, सीधा 1.5 गुना मिलेगा महिलाओं को। पूजा जी सीधे 1.5 गुना मिलेगा महिलाओं को, 1.5 गुनी सीटें। चलिए धनंजय गिरी जी, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी, आपके पास देर से आया। धनंजय गिरी जी क्षमा प्रार्थी, देर से आया आपके पास। लेकिन ये बताइए कि जो आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, जो इनका अजय जी का कहना है कि देखिए दिमागी नक्सल की बात तो इसलिए क्योंकि उपलब्धियां नहीं गिना पाए। पूजा जी की चिंता मुख्य रूप से ये रही कि आज के युवाओं की बात कीजिए ना, आज के युवाओं की जरूरत की। धनंजय जी। लालचंद जी, 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए जी। आपने जो प्रसारण किया, जो नक्सल से प्रभावित लोगों की समस्याएं गिनाई, आज आजादी के इस महापर्व पर लाल किले की प्राचीर से मोदी जी का यह भाषण, उद्बोधन वस्तुतः भारत के प्रधान सेवक का भारत की आत्मा के साथ एक आत्म संवाद है। नए भारत के नव संकल्प शक्ति का नवघोष था, यह उभरते हुए भारत का उद्घोष था। इसमें भारत के संकल्प यात्रा की झांकी थी, जिसमें पंडित नेहरू का भी जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। 3-4 प्रधानमंत्रियों के सपने को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने से लेकर के सुभाष चंद्र बोस के सपने और पंडित नेहरू के सपने को भी प्रधानमंत्री जी ने मेंशन किया। और इसी को यहीं पर आप समझिए कि ये नक्सल, तो इससे ये वाली बात खारिज हो गई ना धनंजय जी, ये वाली बात खारिज हो गई ना कि बीजेपी ये कहती है कि 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था, जो आपत्ति अजय जी की थी। लालचंद जी, जिनको जनता ने खारिज कर दिया, उनकी बातों को खारिज करने में हमें कोई रुचि नहीं है। प्रधानमंत्री जी के आज के संबोधन में मिट्टी की महक, युवाओं के सपनों की चहक, सुकर्मा किसानों की आर्थिक, मोदी जी ने स्वतंत्रता को नमन किया। डिफेंस में 4 गुना, खादी में 5 गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 गुना, रेलवे कोच में 21 गुना और फोन उत्पादन में 37 गुना, इंटरनेट यूजर 4 गुना, डिजिटल डांस 100 गुना। आप देखें, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने विकास कार्यों को गिनाने चले तो एक मंत्रालय खोलना पड़ेगा जो विकास की बात कहेगा। बाबर नक्सल की बात करते हैं, मेंटल नक्सल की आप बात कर रहे हैं, तो है। अब इससे ज्यादा बताने की क्या जरूरत है? तो सामने सुनाई दिया 75 मिनट का भाषण सुनने में, जब नहीं आया कि भाई देश की उन्नति और विकास की सतत प्रक्रिया है, जब ये कह रहे हैं कि भाई 90 साल में 30% हुआ तो हुआ, हमने 10% पे 10 साल में 70% किया तो किया, तो कहां पीछे खारिज किया? गति की महत्ता को दिखाया कि कितनी गति शक्ति से कार्य हो सकते हैं, उसकी व्याख्या हो सकती है, उस पर डिबेट हो सकता है, उस पर संवाद हो सकता है, लेकिन उस पर यह कह देना कि खारिज कर दिया, कैसे खारिज कर दिया? दूसरी बात, जो मूल बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप देखिए उस स्वर्णिम समय का, घोर दौर का, विश्व शांति और विश्व गुण, जब 140 जब हम उस समय अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं, तो आज एक समर्थ, सुशिक्षित,
सुरभित और संकल्पबद्ध नवबिहान की परिकल्पना करके एक विकसित राष्ट्र के उन्नयन की बात कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उसी सपने को कहा, मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा किया, सब सिंधु की संस्कृति को सब उन्होंने दिया कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। लालचंद जी दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे थे, हमारे मित्र जो अपने तरफ से आपत्तियां दर्ज कर रहे थे, आपत्ति लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन हम निष्पत्ति करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के। और आप देख लीजिए आज वंदे मातरम के साथ क्या व्यवहार किया। मैं आ रहा हूं, मैं उस वाले पहलू पर अलग से आ रहा हूं, समीर सर उठाना भी चाह रहे। चलिए समीर सर के पास। समीर सर, आज आखिर क्या कांग्रेस के नेता कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ये विवाद खड़ा हो जाता है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से खंडन आया है, लेकिन बीजेपी सीधे हमलावर है। बीजेपी ने लपेट लिया है राहुल गांधी जी को भी, सोनिया गांधी जी को भी और खड़गे जी को भी, कि वंदे मातरम का पूरा जो पूर्ण संस्करण है वो गाने से आपत्ति है इनको। इंदिरा भवन का ये मामला है। समीर सर देखिए लालचंद जी, 185 सेकंड का ये राष्ट्रगीत है और सोनिया गांधी 185 सेकंड का राष्ट्रगीत सुनने को तैयार नहीं थी। और जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी ने फटकार लगा और ये कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में हिम्मत कैसे हो गई वंदे मातरम बजाने की, भले ही देश का कानून बन गया हो, भले ही देश के स्वतंत्रता सेनानी ने वंदे मातरम को गाया हो, भले ही जवाहरलाल नेहरू ने इसको बहुत खुशी से गाया होगा, भले ही लाल किले पर पहली बार गाया गया हो पूरा का पूरा, भले ही पहली बार गाया हो लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने, और देश ने इसे स्वीकार किया हो और उसका पूरा कानून बन गया। उसके बाद भी हम कानून से ऊपर है, कांग्रेस कानून से ऊपर है, कांग्रेस मुख्यालय कानून से ऊपर है, गांधी परिवार कानून से ऊपर है। और उन्होंने जिस तरीके से मक्खन उड़ाया, देखिए लालचंद जी, एक गरिमा होती है, कभी किसी से आपका विवाद है, कोई पसंद नहीं है तो आप बंद कमरे में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। सार्वजनिक जगह पर आप अपनी शिकायत और झगड़ा करेंगे, सार्वजनिक बताएंगे। ये इस समय टेलीविजन पर वही दृश्य हम दिखा रहे हैं। किसी की चिंता नहीं है, आपको देश की भावनाओं की चिंता नहीं है, आपको देश के कानून की चिंता नहीं है, आपको देश के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की चिंता नहीं है, और राष्ट्र के सम्मान के जितने प्रतीक है उसका आपको सम्मान नहीं है। ये बताता है कि किस तरीके से आज सोनिया गांधी ने किया। और आज सोनिया गांधी का जो व्यवहार था ये बता रहा है कि राहुल गांधी का व्यवहार ऐसा क्यों है, क्यों राहुल गांधी इस तरह का व्यवहार करते हैं। यह सोनिया गांधी के व्यवहार से निकल कर आया। और मुझे लगता है ठीक है, ये जो दृश्य है ना सर, इसी दृश्य दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज करने का मामला है, क्योंकि ये कानून बन गया है, आपने उसकी अवहेलना की, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। यही वो दृश्य है, पूछताछ होना चाहिए। ठीक, यही वो दृश्य है जिसे बीजेपी को मौका मिला है। अजय जी यही दृश्य है जिससे बीजेपी को मौका मिला है। इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल भी रहा है, आप भी कोई दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन अभी हम दृश्य दिखा रहे थे कांग्रेस मुख्यालय का, जहां से यह विवाद पैदा हुआ। अजय जी, क्या कोई आपत्ति है राष्ट्रगीत, संवैधानिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण को गाने में? बताइए अजय जी। मैं बोल दूं, अब ये फोटो दिखा के फिर बताऊंगा। देखिए, समीर चौवांगर साहब तो बिल्कुल सोनिया जी के बगल में खड़े थे, और जो उन्होंने कहा, जो पूरा देश नहीं सुन पाया, इन्होंने सुना, वो इन्होंने झूठ का प्रसारण ऐसा करा है, पता नहीं इन्हें बीजेपी क्या लिख के देती है। चलिए, इनका अपना विचार है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश हित में काम करती है। वंदे मातरम का क्या, वो हर चीज का सम्मान करती है, हम प्रोपोगंडा नहीं करते। अब मैं बताऊं, देश के प्रधानमंत्री बड़े जिम्मेदार आदमी होते हैं, तिरंगे को उल्टा लगा रखा है। ये भारत है, इनके ऊपर देखिए, यहाँ पर जेब के ऊपर और मंच पर जब बोल रहे थे, तिरंगे को उल्टा लगा रखा है। देश से माफी मांगे, मैं अनुरोध करूंगा इनसे कि शर्मनाक है, निंदनीय, तिरंगे का अपमान है। और कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं किया। को वंदे मातरम पर राजनीति करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, जवाब दीजिए धनंजय जी। बीच में नहीं बोला था, बाद में देना। धनंजय जी उस पर जवाब देना चाह रहे हैं। धनंजय जी बोलिए, पूरी सुन ले, फिर दे देना। 10 सेकंड और बोल रहा हूँ। वंदे मातरम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, इनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। जवाब दीजिए। अमित शाह जी को, बीजेपी को, वंदे मातरम पर ये शर्मनाक और निंदनीय, उस पर ये राजनीति। बोलिए धनंजय जी, बोलिए। शर्मनाक, इनकी निंदा करता लालचंद जी, ये पॉकेट एस्पायर है और यही मेंटल नक्सल है, यही मानसिक नक्सल है, मानसिक नक्सल है ये लोग, जो वंदे मातरम से जिन्हें दिक्कत है। यही वो लोग हैं जो बंकिम चंद्र के कलम से ये फूटना था स्वर, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये हजारों लोगों कंठ गले का कंठहार बनेगा। इसको ऊपर पढ़ करके वंदे मातरम गाते हुए लोग फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे, और आज पॉकेट स्क्वायर को तिरंगा बता रहे हैं। यही अर्बन नक्सल है, यही नक्सल, ये अर्बन नक्सल है, यही मानसिक नक्सल है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, यही झूठ। ये तिरंगे का अपमान है, ये 145 करोड़ देशवासियों का अपमान है। किंतु इसके लिए
जिन्हें कुछ समझ नहीं है, न संस्कृति की समझ है, न पॉकेट स्क्वायर की समझ है, न संस्कृति की समझ है, न वंदे मातरम की समझ है, किसी को कोई समझ नहीं है। और यही अजय जी जैसे लोग लेकर के चल रही है पॉकेट स्क्वायर, श्रीमान पॉकेट स्क्वायर, पॉकेट स्क्वायर। कभी तिरंगे से वो पूछते ठीक है, ठीक है। मैं इस बार पूजा मिश्रा जी का भी पक्ष लेना चाहूंगा। पूजा मिश्रा जी का पक्ष। पूजा मिश्रा जी, हाल में संशोधन करके राष्ट्रगीत वंदे मातरम पूर्ण गाने को आवश्यक कर दिया गया है, ऐसे में क्या आपत्ति जायज है? पूजा मिश्रा जी, मेरे हाथ में देखिए, मेरे हाथ में तिरंगा। लालचंद जी, मुझे और इन्हें दिखवाइए धनंजय जैसे अगर इनके शरीर अजय जी, आपकी सहयोगी पूजा मिश्रा जी बोल रही है। अजय जी, पूजा मिश्रा जी बोल रही है, आपकी सहयोगी पूजा मिश्रा जी। लालचंद जी, मैं जब ये अभी घटना कपड़ा, कबीर ने कहा है कि मन न रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा, यहाँ तिरंगे से पूरा ये अच्छा लग रहा है, इसकी तारीफ होनी चाहिए ना, इसकी तारीफ होनी चाहिए। जो चीज अच्छा, जो देखिए अजय जी अगर लगा के आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। 185 सेकंड की तो बात है। पूजा मिश्रा जी बताइए। पूजा मिश्रा जी को बोलने दीजिए। पूजा मिश्रा जी लालचंद जी ने भाई रुक जाइए। आप सभी से निवेदन है, हमारे बीच एक महिला प्रवक्ता भी है, उनको भी समय दीजिए। बोलिए पूजा जी, बोलिए। लालचंद जी, मैंने पहली बार तो वीडियो देखने की कोशिश की कि ये कहाँ पे घटना घटी। तो मैं सच बताऊं तो ये जो घटना भी कांग्रेस के चल रही मुख्यालय पे, उन्होंने वंदे मातरम को पूरा नहीं गाया या गाने में रोक टोक की या जो भी रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो समाजवादी पार्टी मतलब ऐसी चीजों को समर्थन नहीं करती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप प्रॉपर गाइए। आपको आप खड़े हुए अपने सेलिब्रेशन के लिए गए हुए हैं। सेलिब्रेशन हालांकि 15 अगस्त तो पूरे होल डे का होता है, आप सेलिब्रेट करते रहिए। तो अगर चल रहा था तो गाने देना चाहिए था। हाँ, मुझे एक बात और समस्या है, प्रधानमंत्री जी से बहुत शिकायतें हैं। दिल्ली की प्राचीर से जब वो बोल रहे थे, कर लीजिए। उन्होंने मतलब दिल्ली के, जब लाल किले से देश का प्रधानमंत्री बोलता है लालचंद्र जी, तो हम लोग जो है स्कूल में जब रहे हैं तो मैं स्काउट एंड गाइड्स में थी, तो हमने जो है 1-1 घंटे 2-2 घंटे 1-1 हफ्ते तैयारियां की हुई। 15 अगस्त का भाव पता है। और जब हमारा नेता बैठ करके देश का प्रधानमंत्री वहां से बोला तो हम कल्पना करते हैं कि राजनीतिक भाषण थोड़ा सा कम आए तो 20% आए, 30% आए, 70% देश का प्रधानमंत्री बोले। पर परेशानी यहाँ पे होती है, यहाँ पे 100% पॉलिटिकल भाषण आता है। और इन्होंने देश का जो आप कह रहे पहले ये बोलते थे चौथी इकोनॉमी बना दी हुई है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि आपका ये विचार हो सकता है पूजा जी, लेकिन आप जानते हैं ना कि लाल किले से जब संबोधन होता है तो प्रधानमंत्री अपने सरकार की वर्तमान भविष्य की सारी योजनाओं को रखते हैं। समीर जी जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं। तो वही रख दिए होते कम से कम। समीर जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं पूजा जी से पूछना चाहता हूँ कि पूजा जी ने भी कहा है कि वंदे मातरम को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि वंदे मातरम का समर्थन समाजवादी पार्टी करती है और समाजवादी पार्टी अपने सभी सांसदों से, अपने कार्यकर्ताओं से कहेगी कि वंदे मातरम का ये क्यों नहीं माना जाए। समीर जी क्यों ना माना जाए? जब अभी तक उनके नेता अगर इसका पालन कर रहे हैं तो माना जाना चाहिए। लालचंद्र जी, अगर लॉ बना हुआ है कोई चीज का, हमें लॉ बिल्कुल वो स्वीकार है उनको, अगर नया कानून बना है ये स्वागत योग्य है। शुक्रिया, धन्यवाद। समय की कमी है पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अजय जी, धनंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। समीर सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए राष्ट्रमंच पर। तो राष्ट्रमंच पर अब दिमागी नक्सली की बारी है क्या, ये आगे देखना होगा। और साथ ही वंदे मातरम वो संवैधानिक राष्ट्रगीत है, सभी को उसका सम्मान करना ही चाहिए। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच पर इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।